अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज क्या करेंगे, इस वीक की सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं इस क्लास में क्या करने वाले हैं। ज़्यादातर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश में सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं। कौन सा वर्ड पहले है, कौन सा वर्ड बाद में है, क्यों पहले है, क्यों बाद में है, स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों बनी है, कौन सा ग्रामर रूल लगा है, क्या उसके पीछे लॉजिक है। इस वजह से उनको इंग्लिश लगता है कि बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको इंग्लिश में मैथ्स का लॉजिक कैसे लगाया जाए इस क्लास में मैं सिखाता हूँ। बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है अपने बेसिक्स को बिल्ड करने वाली। चलिए शुरू कर लें। कुछ सेंटेंसेस अपने लेंगे द हिंदू के। सेंटेंसेस को मैं ब्रेक करूँगा और हर सेंटेंस में आपको कुछ हिडन एरर्स मिलेंगी, ठीक है, जानबूझ के रखी हुई। जैसे ही इनको ब्रेक किया जाएगा वो एरर्स आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अपना। सबसे पहले इसको अपने बिल्कुल जो नॉर्मल तरीका है वैसे पढ़ने वाले हैं। कह रहे मोस्ट heartened aspect of the center's latest announcement to spur the economy via a package worth over rupee 2.65 lakh crore are the implied realization that the economy is not yet out of the wood. कह रहे सबसे ज़्यादा हार्टेंड। देखिए एक वर्ड होती है, एक वर्ड होता है हार्ट। हार्ट का मतलब आप जानते हैं दिल, है ना, जिगर। और हार्ट से हम हार्टन नाम का एक वर्ब बनाते हैं। हार्ट तो क्या एक नाउन है, हार्टन क्या है एक वर्ब है। इसका मतलब होता है दिल खुश कर देना, दिल गार्डन कर देना, है ना। दिल में गर्म जोशी का फील होना हार्टन कहलाना जो है वर्ड कहलाता है, समझ गए ना। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा दिल खुश करने वाला जो आस्पेक्ट है हार्टन, ये हार्टन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म को यहाँ पे लगाया हुआ है V3 को। कह रहा है सबसे ज़्यादा दिल खुश करने वाला जो आस्पेक्ट है, जो पहलू है, और किसका, सेंटर की सबसे नई जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है। और अनाउंसमेंट किस लिए भाई, स्पर करने के लिए, इंसाइट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी को। और किसके जरिए, वाया अ पैकेज, एक पैकेज के जरिए। अब ये पैकेज कौन सा पैकेज है, जिसकी वर्थ है, जिसकी कीमत है लगभग 2,65,000 करोड़ से भी ओवर, यानी कि ज़्यादा। कह रहा है जो सबसे अच्छा जो हार्डन एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि जो इम्प्लाइड रियलाइजेशन है। इम्प्लाइड का मतलब है जो हिडन है, जो अनस्पोकन है, जिसको इम्प्लाई किया जा सकता है, जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। और रियलाइजेशन का मतलब होता है एहसास, अनुभूति। कह रहे ये वो छुपा हुआ एहसास है, इम्प्लाइड रियलाइजेशन है दैट वो ये कि इकॉनमी अभी भी क्या नहीं है, आउट ऑफ द वुड नहीं है, अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। आया समझ में। तो सबसे ज़्यादा हार्टन एस्पेक्ट यही है सेंटर की लेटेस्ट अनाउंसमेंट का, जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, है ना। पैकेज होगा उसमें इतने लाख करोड़ का। ये छुपी हुई रियलाइजेशन, ये अनुभूति कि अभी भी खतरे से बाहर इकोनॉमी आई नहीं है, आउट ऑफ द वुड नहीं है। ये आउट ऑफ द वुड एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है खतरे से बाहर होना। चलो अब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके अपने को देखना है क्या क्या इसमें एरर्स हैं। ब्रेक करने के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर में सभी नाउन्स हैं, ऊपर देखते रहना, ठीक है। ग्रीन कलर में नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तो इनको तीनों को मैंने ग्रीन कलर दिया है। येलो कलर में आएगी तो कहीं कंजंक्शन आएगी, दो क्लॉजेस को मिलाने वाली। एडवर्ब्स आएंगी तो आएगी किसमें, पिंक कलर में। पिंक कलर में वर्ब आएगी, मेन वर्ब रेड कलर में, साथ में इन्फिनेटिव को भी हमने रेड कलर दिया हुआ है। एडजेक्टिव मिलेंगे आपको ब्लू कलर में। अब आप बोलोगे सर ये कलर्स आपने दे दिए हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। देखो जनरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस करने में। उसका एक सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया हुआ है, गोल्डन रूल है वो। रूल क्या है, जिस वर्ड के आगे मेरा, मेरी या तेरा या तेरी लगा सको और उस वर्ड का मीनिंग निकलता हो तो वो वर्ड कहलाएगा एक नाउन। अगर मेरा, मेरी, तेरा, तेरी ना लगा सकते हो या लगाने पे मीनिंग ना निकलता हो तो वो वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। 100% फॉर्मूला नहीं सेट बैठेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है, लेकिन 99% ये फॉर्मूला आपका सेट बैठेगा। बिठा के दिखाऊं, देखो मान लो लेटेस्ट मतलब सबसे नया, इसके आगे मेरा लगा दो, ठीक है, मेरा। तो मेरा सबसे नया। अब तेरा सबसे नया क्या, तेरी नई कार, लेटेस्ट कार, तेरा लेटेस्ट घर, तेरा लेटेस्ट करियर डिसीजन, तेरी लेटेस्ट जॉब,
तेरा लेटेस्ट एग्ज़ाम, इसके आगे एक नाउन आपको लगाना पड़ेगा लेटेस्ट के आगे, तभी मेरा लेटेस्ट नाम का कोई मीनिंग आप रख पाओगे, है ना। तो कहने का मतलब यही होता है कि जिसके आगे मेरा तेरा लगने से नाम काम ना बैठे और नाउन लगाना पड़े वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर मान लो आप यहाँ लगा दो मेरी इकॉनमी, मेरी अर्थव्यवस्था, तो बैठ रहा है ना सेट, मेरी इकॉनमी मतलब मेरे देश की इकॉनमी, तो जिसके आगे मेरा तेरा सेट बैठ जाए वो है एक नाउन। तो बेसिक सा प्रॉब्लम यहाँ पे आपका मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी वर्ड्स आपको धीरे धीरे सीखने पड़ते हैं। वर्ब क्या होती हैं ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, एडजेक्टिव और ये जो है आपको मैंने बता दिए। 3 रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। मान लो इसमें 5000 सब्जेक्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट हर सेंटेंस में होगा। रूल नंबर 2, ये भी पहले वाले से जुड़ा हुआ है, जितने सब्जेक्ट्स होंगे कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। ठीक है, मान लो एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब जरूर होगी, 5 भी हो सकती हैं, 15 सब्जेक्ट है तो 15,000 वर्ब्स भी हो सकती हैं, कोई मतलब नहीं है उससे। जितने सब्जेक्ट कम से कम उतनी वर्ब्स। रूल नंबर 3, जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं ये डार्क ब्लैक कलर में, इन प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ग्रीन कलर वाला वर्ड, नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट। 3 रूल्स को अपने को पकड़ना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। मोस्ट हार्डन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, एक नाउन है, पीछे एस लगाओगे तो कॉमन नाउन है, प्लूरल भी हो जाएगा। सेंटेंस का पहला नाउन जो किसी प्रेपोजिशन के बाद ना आ रहा हो या किसी वर्ब से ना जुड़ा हो, वही नाउन आपका सब्जेक्ट कहलाता है। रूल नंबर 1 फॉलो कर दिया आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढ निकाला, सब्जेक्ट नंबर 1। अब देखो यहाँ पे मोस्ट और हार्डन क्या काम कर रहे हैं। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव, हैड के बिना आई हुई है। ठीक है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव और हैड के बिना आ जाए तो वो वर्ब कहलाती नहीं, वो बन जाती है एडजेक्टिव। ये हार्डन जो है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। और ये जो मोस्ट है ना, मोस्ट इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे हमने मोस्ट हार्डन लगा करके एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। मोस्ट इसमें एडवर्ब का काम करता है। तो ये मोस्ट हार्डन में ये हार्डन इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और ये मोस्ट इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है। ये एस्पेक्ट है आपका सब्जेक्ट। अब और आगे बढ़ते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन आ गई। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए सर? रूल नंबर 3 के हिसाब से ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटर्स एक पजेसिव है, पजेसिव हमेशा एडजेक्टिव बनाएंगे जब भी पीछे अपोस्ट्रोफी या एस देखें। लेटेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, समझ रहे हो ना, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है। अनाउंसमेंट एक नाउन है। तो इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो है अनाउंसमेंट नाम का नाउन। पीछे एस भी लगा सकते हो, आगे मेरा तेरा भी लगा सकते हो, फिट बैठेगा, है ना, कॉमन नाउन है। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों जो एडजेक्टिव आप देख रहे हो ना, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अनाउंसमेंट किसकी है सर? सेंटर की है, स्टेट की नहीं है, सेंटर की है, समझ गए ना। अनाउंसमेंट को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बन के। और कौन सी है? सबसे नई वाली, पुरानी नहीं है, सबसे नई वाली। तो ये लेटेस्ट और सेंटर दोनों ने इसको कर दिया जो है मॉडिफाई। अब देखो ये अनाउंसमेंट के बाद आप देख रहे हो 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं टू इन्फिनेटिव इंग्लिश के अंदर। इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, नाउन बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, जो मर्जी काम करवा लो, बस ये वर्ब नहीं बनता। ये सेमी वर्ब है, कभी मेन वर्ब का काम नहीं करती। तो आपके एस्पेक्ट की वर्ब तो ये है नहीं, ये है एक नाउन के बाजू में आने वाला एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। नाउन के बाजू में आके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अनाउंसमेंट कौन सी है? स्पर करने वाली। कौन सी अनाउंसमेंट है सर? स्पर करने वाली। तो ये टू स्पर जो है ना, एडजेक्टिव बन के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव में वर्ब ने अपना एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इकोनॉमी नाम का। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर उसके बाद में कोई नाउन रखा हो जो वट या हुम का रिप्लाई कर दे उस वर्ब से, तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो स्पर किसको करना है? बूस्ट किसको करना है सर? इकोनॉमी को करना है। वट का रिप्लाई किया इकोनॉमी ने, ये नाउन बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और आगे बढ़ो, वाया प्रेपोजिशन है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सामने रखा हुआ है पैकेज, आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है। अब आगे रखा हुआ है वर्थ रुपी ओवर रुपी 2.65 लाख करोड़। अब ये वर्थ नाम के खास एडजेक्टिव पे एक नज़र डालना। ये इंग्लिश में खास एडजेक्टिव है वर्थ। कैसा एडजेक्टिव है ये अपने बाद में आने वाले नाउन को भी मॉडिफाई करता है और अपने पहले आने वाले नाउन को भी मॉडिफाई करता है। समझ गए मेरी बात को? वर्थ कैसा एडजेक्टिव है? पहले आने वाले और बाद में आने वाले दो नाउन्स को एक साथ मॉडिफाई करता है। ये पैकेज वर्थ है
कीमती है, कीमत वाला है। और कितनी कीमत वाला? इतने लाख करोड़ की। इस वर्थ नाम के एडजेक्टिव ने पैकेज को मॉडिफाई किया और इस वर्थ नाम को अपने बाद में भी एक एडजेक्टिव, एक नाउन चाहिए, तो इसने इतने लाख करोड़, इस करोड़ नाम के नाउन को मॉडिफाई किया। रुपी इतने करोड़ को मॉडिफाई किया। आ रहा समझ में? अच्छा, ये रुपी कितने हैं? ये 2.65 लाख है, 2.65 लाख है और उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये 2.65 लाख करोड़ रुपए के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ओवर इसको 2.65 लाख को भी मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब बन के। समझ पा रहे हो ना? वर्थ नाम के एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया है इतने रुपए करोड़ को, करोड़ रुपए को। करोड़ रुपए कितने हैं? 2.65 लाख। ये पूरा 2.65 लाख जो है ये बन गया एडजेक्टिव रुपयों के लिए और ओवर ने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया और बता दिया इससे भी ज़्यादा है, इतना नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। और आगे बढ़ते हैं। अब मिली आपको वर्ब। रूल नंबर 2 ये कहता है सब्जेक्ट को वर्ब देनी है। सब्जेक्ट मिला था आस्पेक्ट, वर्ब उसकी ये रही आर। अब आगे बढ़ो। इसके बाद लिखा हुआ रियलाइजेशन नाम का नाउन। बी फैमिली की वर्ब जब भी अकेले आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, ये होती है 8 वर्ब्स बी फैमिली की। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये बी फैमिली की वर्ब्स जब भी मेन वर्ब बन के आ जाएं किसी सेंटेंस में या अकेले आ जाएं, जैसे इस केस में आई हैं, अपने बाद एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेती हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला। आस्पेक्ट इज रियलाइजेशन। आया समझ में? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही जो है सिक्के के दो पहलू हैं। तो बी फैमिली की वर्ब का यही काम होता है, सिक्के के दो पहलुओं को मिलवाना। तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये नाउन रियलाइजेशन नाम का इंप्लाइड एक एडजेक्टिव है। इस रियलाइजेशन नाम के मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। कैसी रियलाइजेशन? जो इंप्लाइड है। अब देखो आगे दैट कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है इंग्लिश में? दो क्लोजेस को मिलाना। अगर कंजंक्शन आई है तो आप क्या देखेंगे? सब्जेक्ट 1 जैसे आया था इसके बाद में सब्जेक्ट 2 भी आना चाहिए और बिल्कुल आया भी हुआ है। इकोनॉमी नाम का सब्जेक्ट नंबर 2। कंजंक्शन ने दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाया हुआ है। इज इसकी वर्ब है। अब देखो, इज नॉट येट आउट ऑफ द वुड, ये ऑफ प्रेपोजिशन को तो हमने दे दिया वुड नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज जो है आपकी लिंक वर्ब आई है, इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया आउट नाम का एडजेक्टिव, ठीक है। ये एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। आउट एक एडवर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है। लिंक वर्ब अपने बाद नाउन एडजेक्टिव और कभी कभी एडवर्ब्स को भी, एडवर्ब ऑफ प्लेस को खास करके अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानती है। नॉट एक एडवर्ब होती है, येट एक एडवर्ब होती है। ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन, कुछ काम नहीं हुआ, और येट है एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं ये सेंटेंस थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ब्रेक कर दिया, इसलिए ब्रेक किया क्योंकि चीज़ें बहुत सारी थी। अब मैं सारी कड़ियों को मिला रहा हूँ, सब सेंटेंस आपके सामने खुला हुआ होगा, है ना। फिर अपने डिसाइड करेंगे एरर्स कहाँ पे है। सब्जेक्ट नंबर 1 निकला हमारे पास आस्पेक्ट। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1 निकली आर। सब्जेक्ट नंबर 2 निकला हमारे पास दैट कंजंक्शन के बाद इकॉनमी, और इसकी वर्ब नंबर 2 निकली इस। बाकी चीज़ें क्या है भाई? ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट है सेंटर की और लेटेस्ट की, दोनों ने अनाउंसमेंट को मॉडिफाई किया है। सब्जेक्ट 1 के लिए एडजेक्टिव है हार्टेंड, लेकिन सुपरलेटिव फॉर्म में आया मोस्ट हार्टेंड, इसने सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। टू स्पर यहाँ पे एक एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव है। अनाउंसमेंट जो कि स्पर करेगी, इन फ्यूचर बूस्ट देगी। इन्फिनेटिव हमेशा फ्यूचर को बताता है अगर वो सिंपल इन्फिनेटिव है, तो फ्यूचर में स्पर करने वाली। स्पर नाम की इन्फिनेटिव सेमी वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इकोनॉमी को। वाया प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पैकेज। पैकेज के बाद में वर्थ नाम का नाउन रखा गया है। इस नाउन की खासियत ये है कि अपने बाद और अपने पहले दो वर्थ नाम का एडजेक्टिव रखा गया है। इस एडजेक्टिव की वर्थ की खासियत ये है, अपने पहले और अपने बाद दोनों ही तरफ से ये नाउन को रखता है। तो इसने पहले रखा वर्थ नाम के, मतलब पैकेज नाम के नाउन को, और बाद में रखा रुपए करोड़ नाम के नाउन को। ये रुपए करोड़ है 2.65 लाख, तो इस 2.65 लाख ने इस रुपए करोड़ को मॉडिफाई किया, इस रुपये के साइन को, और ओवर ने 2.65 लाख के बाद बताया कि ये और भी ज़्यादा है, उससे एडवर्ब का काम कर रहा है। रियलाइजेशन हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आस्पेक्ट के लिए, और इकोनॉमी के बाद में आउट हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इकोनॉमी के लिए। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वुड, वुड का मतलब है जंगल यानी कि खतरा। नॉट और येट दोनों एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन और एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको सेंटेंस थोड़ा समझ में आया होगा। सबसे पहली मोटी एरर जो आप निकाल चुके हो, सर सब्जेक्ट की वर्ब तो सिंगुलर देनी थी, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए। अगर आप इसको पूरा ब्रेक कर रहे हो ना दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा पेपर में बैठ जाओ भाई ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये आपके दिमाग में एक प्रोसेस बन जाएगी।
ये पेपर पे करने वाली प्रोसेस नहीं है हर रोज़, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माई माइंड ऑलरेडी हो चुकी है प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस को सीख लेते हैं तो आप खुद ही बता देंगे अपने आप ब्रेक करके दिमाग में ही कि सर आस्पेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए थी। यहाँ पे वर्ब हमने ब्रेक करके देखा, आर रखी हुई है जो कि गलत है, मुझे इज लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी एरर नंबर 1 मोटी मोटी जो आपको दिखाई दे रही है। अब आ जाओ बाकी एरर्स पे, एक एक करके समझते हैं, अलग से आ जाओ। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो एडजेक्टिव होते हैं। ये होते क्या हैं? और कुछ भी नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो स्माइल है, स्माइल मतलब हंसना, स्माइल मतलब हंसना, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ हंसने वाली लड़की या हंसने वाला लड़का, तो वो हो जाएगा स्माइलिंग बॉय। स्माइल नाम की वर्ब से ही हमने हंसने वाला, ऐसा लड़का जो हंसता है, तो स्माइलिंग नाम का हमने एक एडजेक्टिव बना दिया। समझ रहे हो? तो ये जो वर्ब है ना, कभी जब एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम V3 और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों ही तरीक़ों से यूज़ करते हैं। सारी समस्या इस चीज़ की है कि दोनों में से कौन सा तरीका चूज़ करें। सर V3 से भी बनता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी बनता है। स्माइलिंग बॉय क्यों लिखा आपने, आपने स्माइल्ड बॉय क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, V3 बताती है काम हो चुका हुआ, परफेक्ट टेंस वैसे भी आपको पता है काम हो चुका हुआ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताती है करने वाला या होता हुआ। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको मैं, अगर एडजेक्टिव करने वाला वाला मीनिंग दे, होता हुआ मीनिंग दे, तो आप यूज़ करें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। अगर एडजेक्टिव हो चुका हुआ वाला मीनिंग दे तो आप यूज़ करें वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब से ही बनेगा एडजेक्टिव। अब कैसे बनेगा? वी हायर्ड अ मेसन टू रेनोवेट आवर बर्निंग या बर्ड हाउस। हमने एक मेसन को हायर किया। मेसन कौन होता है? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री समझते हो ना, जो अपने घर पे प्लास्टर करता है ना, प्लास्टर करता है, सब जो दीवारें वारे चिनता है, फर्श बनाता है, आपके जो घर का मिस्त्री होता है उसको बोलते हैं मेसन अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो हमने एक मिस्त्री को हायर किया, काम पे लगाया, रेनोवेट करने के लिए, फिर से नया करने के लिए हमारे, अब बताओ, बर्निंग हाउस को या बर्न हाउस को, आपके जलते हुए, बर्निंग का मतलब क्या है? जलाने वाला या जलता हुआ, आपके जलाने वाले घर को, जलते हुए घर को, या फिर जल चुके हुए घर को। सर पहले घर जलेगा, उसके बाद मिस्त्री आएगा उसको सही करेगा। जलते हुए घर में तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे ताकि घर को जलाएं, जो बुझाए है ना वो आग को। तो कहने का मतलब है एडजेक्टिव अब आपको मीनिंग के हिसाब से बर्न हाउस यूज़ करना है, ना कि बर्निंग हाउस। बस कॉमन सेंस लगाना है आपको। काम हो रहा है या होता हुआ है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर काम हो चुका है। हर मार्क्स वर एनकरेजिंग या एनकरेज्ड, उसके मार्क्स एनकरेज करने वाले थे, एनकरेज होते हुए थे, या एनकरेज हो चुके थे। सर उसके मार्क्स एनकरेज करने वाले थे। रिमार्क्स जो है उसने जो बोला वो बड़ा बढ़ावा देने वाला था। समझ में आ गया? रिमार्क्स खुद एनकरेज्ड नहीं थे, रिमार्क्स को खुद एनकरेजमेंट नहीं मिला हुआ था, रिमार्क्स तो हमें एनकरेजमेंट देने वाले थे। तो एनकरेजिंग यहाँ पे चूज करेंगे, ना कि एनकरेज्ड। उसी तरीके से आई हैव बॉट अ वेट या वेइंग स्केल टू मेजर माई वेट, मैंने खरीदा है एक वेट स्केल को या वेइंग स्केल को मेरे वजन को तोलने के लिए। अब मुझे बताओ, स्केल का मतलब होता है पैमाना या मशीन, ठीक है। ये मशीन कौन सी होगी? वजन हो चुकी हुई या वजन करने वाली? भाई वजन करने वाली मशीन ही चाहिए ना। तो वेइंग स्केल को मैंने बाय किया है, बॉट किया है, ना कि वेट स्केल को। वजन हो चुके हुए मशीन को नहीं, वजन करने वाली। तो बस ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अब मुझे बता दो यहाँ पे जो आस्पेक्ट है वो हार्टेंड यानी कि दिल खुश हो चुका हुआ आस्पेक्ट है या दिल खुश करने वाला आस्पेक्ट है? सर दिल खुश करने वाला आस्पेक्ट है। दिल खुश आस्पेक्ट का थोड़े ना हो गया, आस्पेक्ट तो हमारा दिल खुश करेगा, तो करने वाला चाहिए, करने वाला। इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हार्टेंड, ना कि हार्डनिंग नहीं, हार्टेंड नहीं बल्कि हार्डनिंग, ठीक है ना। हार्डन वर्ब है, उसके आगे आईएनजी फॉर्म लगा दी, हार्डनिंग बना दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको हम बोलेंगे, ना कि हार्डन जो कि होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो भाई सेकंड नंबर एरर आपकी पार्टिसिपल की थी, यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला आईएनजी पास्ट पार्टिसिपल आपको चाहिए था। अब आ जाओ थर्ड एरर पे, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। आप अक्सर देखोगे मोस्ट और कभी कभी देखोगे द मोस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है ऑलरेडी आप जानते हो अच्छे से, मेरे स्टूडेंट हो तो कई बार ये कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ। मोस्ट द और विदाउट द दोनों ही तरीक़ों से लिखा जाता है। कब द लगाना है? सर जब मोस्ट से आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहो तब द लगाओ, है ना। सबसे ज़्यादा स्मार्ट,
सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। सबसे ज़्यादा की बात हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव रखा हो, तब तो द लगाते अच्छे लगते हो। लेकिन अगर मोस्ट के बाद में नाउन रखा हो और आपको ज़्यादातर का मीनिंग चाहिए हो सेंटेंस में, सबसे ज़्यादा नहीं ज़्यादातर, तो आप यूज़ कभी भी मोस्ट के आगे द को नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट बिजनेसेस कर लेना, द मोस्ट बिजनेसेस वर शट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ज़्यादातर बिजनेसेस बंद पड़े थे लॉकडाउन के दौरान। बिजनेस क्या है? बिजनेसेस एक नाउन है। सेंटेंस में मीनिंग क्या चाहिए? ज़्यादातर का चाहिए। तो भाई ये द क्यों लगाते हो? यहाँ लिखो मोस्ट बिजनेसेस कर लेना, मोस्ट के बाद में प्लूरल नाउन आता है हमेशा। तो मोस्ट बिजनेसेस वर शट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। शट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो मेरी बात को? V1 V2 V3 शट शट शट, इस वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है। शट है, हिट है, हर्ट है, बर्स्ट है, स्प्रेड है, ये सारी वर्ब्स वो हैं जो कि V1 V2 V3 सेम ही रहेंगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना सकते हो उनकी, वो अलग बात है आईएनजी लगा के। अब अगला देखो, मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर योर बॉडी एंड योर माइंड। सबसे ज़्यादा प्रीशियस जो कीमती चीज़ें हैं हमारी दुनिया में वो हैं आपका शरीर और आपका दिमाग। सबसे ज़्यादा प्रीशियस एक एडजेक्टिव है, सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रीशियस नहीं, यहाँ पे लगाएंगे द मोस्ट प्रीशियस। समझ में आ गया? एडजेक्टिव रखा हो, सबसे ज़्यादा का मीनिंग रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए हो तो द लगा लेना, अदरवाइज नाउन से पहले तो मोस्ट के आगे कभी भी द नहीं आएगा। फिर देख लो लास्ट में, मोहिनी वॉज द मोस्ट वाइज ऑफ हर क्लास। एक्चुअल में मोस्ट वाइज नहीं आना चाहिए, मोस्ट इंटेलिजेंट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइज की तो हमारे पास वाइजेस्ट जो होती है सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है, तो वाइजेस्ट को यूज़ करेंगे ना कि द मोस्ट वाइज को। द मोहिनी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ हर क्लासमेट्स। अब मुझे बताओ इस द को यहाँ लगाना है या नहीं लगाना? आप बोलोगे सर लगाना है, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, मोहिनी के लिए आया हुआ है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो द लगाएंगे। लेकिन याद रखें लिंक वर्ब्स के बाद में मोस्ट के पहले द ऑप्शनल होता है, आप लगाओ तो भला, नहीं लगाओ तो भला। लिंक वर्ब के बाद में इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन, लिंक वर्ब के बाद में मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के होने के बावजूद ऑप्शनल होता है, लगाओगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक। तो मोहिनी वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट भी लिख दोगे, वाइज की जगह इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट लिख दोगे बिना द के, चलेगा, एकदम बढ़िया दौड़ेगा। चलो अब बारीकी से बता दी है हर चीज़ आपको, गलती मत करना, कहीं नोट्स बना लो साफ साफ, फिर फ्यूचर में कभी मोस्ट पे गलती नहीं होनी चाहिए। एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा रहे हो तो द लगा के आपको इसको बताना चाहिए। चलो लास्ट एरर बता देते हैं आपको, चौथी वाली, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो एक लड़का है बॉय, ठीक है, बॉय, और एक है 10 लड़के, तो मैंने लिख दिया 10 बॉयज़ या बॉयज़ लिख दिया। तो इसका मतलब है एक लड़का, इसका मतलब है कई लड़के हैं, तो लड़का ही एक है चाहे कई हैं, प्लूरल और सिंगुलर सेम है ना, मीनिंग सेम निकल रहा है, बस उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका जब भी आप प्लूरल बनाते हैं पीछे एस लगाते हैं तो ये अपना नंबर या क्वांटिटी चेंज नहीं करते, ये अपना मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको 8-10 नाउन्स याद रखने हैं, बार बार क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं के ऊपर। इन नाउन्स की खासियत ये है, जैसे ही आप आयरन के आगे एस लगाओगे तो आयरन नाम के वर्ड का मीनिंग ही बदल जाएगा। अब ये सारे मैं आपको बता दूं, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार यानी कि बेसिस, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बाउंड्री, किसी चीज़ की पेरीफेरी या पेरीमीटर, ठीक है ना। बिल्डिंग प्रीमाइसिस का मतलब है बिल्डिंग की बाउंड्री, बिल्डिंग का जो एरिया। तो प्रीमाइसिस का प्रीमाइस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे एस लगते ही मीनिंग बदल चुका है। आयरन मतलब लोहा, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब वाला। आयरन्स का मतलब है जंजीरें, सलाखें, चेन्स या शैकल्स। द प्रिजनर वॉज इन आयरन्स, प्रिजनर्स जो है चेन्स के अंदर नहीं था, जो है ना, इन आयरन्स, या यूँ बोल सकते हो द प्रिजनर वॉज केप्ट इन आयरन्स, प्रिजनर को सलाखों में रखा गया था। तो यहाँ पे आयरन्स का लोहे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो सलाख चाहे तांबे की हो चाहे प्लास्टिक की हो, हमें उससे कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब है इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर किसी नदी या नाले का पानी, है ना, किसी समंदर का पानी, समझ गए ना। इंटरनेशनल बाउंड्री को भी वाटर्स बोलेंगे। 3 पाकिस्तानी फिशरमैन बोट्स वर सीज्ड फ्रॉम इंटरनेशनल या फ्रॉम इंडियन वाटर्स, पाकिस्तान की 3 शिप्स को सीज किया गया था मछुआरों की इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री से। तो इंडियन वाटर्स का मतलब है इंडिया का पानी नहीं, इंडिया की वाटर बाउंड्री।
तो याद रखें वाटर वाटर्स। स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ग्लासेस। ब्लाइंड मतलब अंधा, और ब्लाइंड्स का मतलब है पर्दे, कर्टन्स। ब्लाइंड्स मतलब पर्दे। वुड का मतलब है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट या जंगल या खतरा। वुड्स मतलब फॉरेस्ट और वुड्स मतलब खतरा। जंगल ही फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ही डेंजर है ना। जंगल में खतरा, तो हम वुड्स को फॉरेस्ट और डेंजर दोनों ही बताते हैं। मैनर मतलब आपका तरीका, मैनर्स मतलब आपकी तमीज़। तरीका मतलब मैनर, और मैनर्स मतलब आपका एटिकेट्स यानी कि तमीज़। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक जो आप जानते हो। प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक बनाने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग प्लास्टिक। तो ये 8 आपको याद रहेंगे। अब मुझे बता दो, इकॉनमी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है या लकड़ी से बाहर नहीं है? सर खतरे से बाहर नहीं है, तो वुड नहीं, वुड्स लिखेंगे। ये एरर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में करवा दिए आपको 4 एरर्स। अगले सेंटेंस को भी ऐसे ही ब्रेक करना है हमें। आ जाओ। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें। योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पे और iOS पे दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। जिस तरीके से मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ इसी तरीके से मेरे कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं। मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे मेरा खास जोर रहता है। बैंकिंग एग्जाम्स का कॉम्बो चल रहा है जिसमें आपको बेसिक्स जो यूट्यूब से करवाए हैं मैंने, सबका मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 2 साल की वैलिडिटी के साथ। हर तरह के क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ इस कॉम्बो में सीख रहे हैं। इसका फ़ायदा उठा सकते हो 649 में। फिर राइटिंग स्किल्स का कोर्स है जिसमें आपको राइटिंग का हर एस्पेक्ट सिखा रहा हूँ मैं, कैसे शुरू से लास्ट तक किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी है ना, हर चीज़, प्रेसी, आइलेट्स, राइटिंग टास्क, आंसर राइटिंग आप करेंगे। इस कोर्स में बेसिक्स हो चुके हैं, अब प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। आज ही शुरू कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो से इस कोर्स को। इसकी कीमत है 499 इस कोड को लगा के। कोई भी आपकी क्वेरी हो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। एसएससी बैंक के कोर्स भी छोटे छोटे अवेलेबल हैं, 50-50, 100-100 रुपये में। इनका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है फ्राइडेज डिसीजन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC of the Reserve Bank of India to maintain their position on benchmark interest rates and continuing with an accommodative policy stance for as long as necessity have been wide welcomed। कह रहा फ्राइडे का जो डिसीजन है, फ्राइडे का जो फैसला है, और किसके द्वारा भाई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और कमेटी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, द RBI की है ना। R बड़ा, B बड़ा, I बड़ा, सरकारी संस्था है। अच्छा, डिसीजन किस चीज़ का है? डिसीजन तो है इन लोगों का, लेकिन डिसीजन है मेंटेन करने वाला, बनाए रखने वाला। किस चीज़ को? 2 चीज़ों को। पहला तो उनकी पोजीशन को जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स पे, है ना। वे जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, जिस पे लोन दिया है, लिया जाता है, उनको बनाए रखने का। दूसरा डिसीजन है कंटिन्यू विद करने का, बनाए रखने का, किसी चीज़ को जारी रखने का। और किसको? एक अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस को, पॉलिसी के ऐसे स्टैंस को, ऐसी पोजीशन को जो अकोमोडेटिव है, जो एडजस्टमेंट भरी है, जिसमें सरकार एडजस्टमेंट करती है। और कब तक? जब तक ज़रूरी हो तब तक, एज लॉन्ग एज नेसेसिटी, है ना। कह रहे ये जो डिसीजन है ना, इस तरह के, इनको वाइड वेलकम किया गया है, इनका हर तरफ स्वागत किया गया है। सेंटेंस में खूब एरर्स हैं, बहुत सारी, है ना, होलसेल में। अगर आप पकड़ सको तो अभी पकड़ो, फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक एक एरर आपकी पकड़ में आएगी। ब्रेक ही करना आपको भी दिमाग में अपने। चलो आ जाओ, रूल्स आप जानते हो, फटाफट शुरू कर लेते हैं। डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। अगर दूसरा आएगा तो वो सब्जेक्ट नंबर 2 बना देंगे, ठीक है। फ्राइडेज पजेसिव है, डिसीजन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बन के। शुक्रवार का है, संडे का या मंगलवार का या बुधवार का नहीं है। तो इस फ्राइडेज ने डिसीजन को डिटरमिन कर दिया, तो एडजेक्टिव बन के इसकी विशेषता को बता दिया, एडजेक्टिव। बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द MPC, एक प्रॉपर नाउन है। M बड़ा, P बड़ा और C बड़ा, देख रहे हो, द लगा हुआ है, सरकारी कमेटी का नाम है। तो बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये MPC नाम की पूरी कमेटी। अब देखो MPC किसकी है? ऑफ लगा के बता रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, अगेन प्रॉपर नाउन है। ये इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। R बड़ा, B बड़ा और I बड़ा, आगे द लगा हुआ है, सरकारी संस्था है। अब बताएगा डिसीजन किस चीज़ का है, इतना समझ गए ना। ये पूरा हम अलग कर रहे हैं। ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया MPC, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया RBI। कह रहा है जो डिसीजन है ना, मेंटेन करने वाला। डिसीजन के लिए एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव हमने लगाया है, डिसीजन जो कि फ्यूचर में मेंटेन करेगा। आया समझ में? इन्फिनेटिव एडजेक्टिव जब भी नाउन के बाजू में आएगा तो वो फ्यूचर की बात करता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, खास करके ये वाला जो सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो मेंटेन बन गया आपका एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव।
अब मेंटेन है तो एक वर्ब ही है ना, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है डिसीजन के लिए, लेकिन इस वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है पोजीशन। पोजीशन एक नाउन को पीछे एस लगा सकते हो, कॉमन नाउन है, ये हो गया इस इन्फिनिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। देयर एक एडजेक्टिव है, जैसे फ्राइडेज वैसे देयर उनका, ये भी एक पजेसिव है, ये नाउन्स का, ये प्रोनाउंस का पजेसिव, माई और देयर, तो ये पोजीशन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे फ्राइडे डिसीजन को कर रहा था। और आगे बढ़ो, ये डिसीजन पोजीशन जो होगा ये होगा ऑन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, ये पूरा एक ही नाउन है, कंपाउंड नाउन इसको बोलते हैं, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, सारी की सारी रेट्स इसमें आ जाती हैं, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो एंड आ गई कंजंक्शन, पिछली बार मैंने आपको बताया था एंड के बाद में नया क्लोज आता है, नया सब्जेक्ट आता है, नई वर्ब आती है, लेकिन एंड का एक और काम भी है कंजंक्शन का, कभी कभी ये दो सब्जेक्ट्स, कभी कभी ये दो वर्ब्स, कभी कभी ये दो एडजेक्टिव्स, है ना, इस तरीके से भी काम करता है ये। हो सकता है एंड के बाद में नया सब्जेक्ट आ रहा हो सकता है एंड इनमें से किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा हो। देख लेते हैं यहाँ पे, आपने मीनिंग से देखा डिसीजन जो है एक तो मेंटेन करने वाला है ना, डिसीजन जो है मेंटेन करेंगे इस पोजीशन को, दूसरा ये डिसीजन है कंटिन्यू विद करने वाला है, समझे ना, डिसीजन ये भी है कि मेंटेन करेंगे और डिसीजन ये भी है कि कंटिन्यू विद करेंगे। तो इस डिसीजन का पहला इन्फिनेटिव है मेंटेन, इन्फिनेटिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 1, है ना। दूसरा एंड कंजंक्शन के बाद है टू कंटिन्यू, जिसको हमने कंटिन्यू लिखा हुआ, एक एरर आपको यहाँ मिल गई, आया समझ में ना, डिसीजन टू मेंटेन एंड डिसीजन टू कंटिन्यू, टू दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, आप खाली यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे। अब कंटिन्यू के बाद विद आया, विद प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, पूरा एक नाउन हो गया, अकोमोडेटिव एडजेक्टिव मान सकते हो, पॉलिसी स्टांस कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, विद का ऑब्जेक्ट। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है ये अभी अपने बाद में देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। हैव बीन वेलकम्ड, पैसिव वॉइस में वर्ब है आपके सब्जेक्ट की, ठीक है, सब्जेक्ट को आपने दे दी वर्ब। वाइडली एक एडवर्ब है, वेलकम किया गया हर तरफ सबके द्वारा, तो वाइडली वेलकम्ड, है ना, एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया। अब एक बार सारे पीसीस को एक साथ मिला रहा हूँ, देख करके आपको समझ में आए, डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन वेलकम्ड इसकी वर्ब है, ठीक है। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एमपीसी, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आरबीआई। डिसीजन के लिए फ्राइडेज ने एडजेक्टिव का काम किया है, डिसीजन दो चीज़ों का है, टू मेंटेन करने का और एंड के बाद में टू कंटिन्यू विद करने का, तो दो एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव हमने इसको दिए हुए हैं। दूसरी जगह एक एरर पड़ी है क्योंकि इन्फिनेटिव हमने बनाया नहीं, आईएनजी फॉर्म लिख करके छोड़ दिया। मेंटेन इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है पोजीशन नाम का नाउन, देयर एक एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट्स, कंपाउंड नाउन है ना, ये पूरा एक ही चीज़ को डिनोट करता है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, इंटरेस्ट अलग, रेट अलग, बेंचमार्क अलग नहीं है, सब एक ही साथ है। और इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉलिसी स्टांस, पॉलिसी स्टांस है अकोमोडेटिव, अकोमोडेशन करने वाला एडजेक्टिव है, इस पॉलिसी स्टांस को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है ये अभी भी सस्पेंस है, अभी चेक कर लेंगे। हैव बीन वेलकम्ड आपको बता दिया, वाइडली एक एडजेक्टिव एडवर्ब है, इस वेलकम नाम की वर्ब को पैसिव वॉइस में जो लिखी हुई है मॉडिफाई किया जा रहा है। चलो अब गलतियाँ निकालें, पहली गलती आपको मिल चुकी है, डिसीजन टू मेंटेन एंड डिसीजन टू कंटिन्यू, समझ में आ गया। तो एंड के बाद में यहाँ टू नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है, लेकिन कंटिन्यू की आईएनजी फॉर्म ये गलत है, ये एरर नंबर 1। दूसरी एरर आपने पकड़ी, डिसीजन को आपने जब ब्रेक किया है तो आपकी इसकी वर्ब निकली लास्ट में हैव बीन वेलकम्ड, डिसीजन है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, तो हैव की जगह आप लगाओगे हैज़। अब आपको देख के लग रहा होगा सर ये बहुत ही अजीब सी छोटी सी एरर है, इसमें क्या था बहुत बड़ा। देखो जब तक ब्रेक नहीं किया था ना तब तक आपको समझ में नहीं आया होगा डिसीजन की वर्ब क्या है, मेंटेन है, कंटिन्यूइंग है, या वेलकम्ड है, या हैव है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ब्रेक करने के बाद दिमाग में आपको पता लगता है डिसीजन का कनेक्शन इस वर्ब से यहाँ पे है, अगर नहीं ब्रेक किया होगा तो नहीं पता लगेगा। तो डिसीजन की सेकंड वर्ब ये वाली बन गई, मतलब सेकंड एरर ये वाली बन गई, वर्ब बन गई हैज़। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे, ये वाला बाद में करवाता हूँ, एरर नंबर 3 को देखेंगे। कुछ नाउन्स हैं अपने पास जो कि कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स, क्या कहलाते हैं भाई, कलेक्टिव नाउन्स। इनकी खासियत क्या है, ये कलेक्शन में काम कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। इन सभी नाउन्स में एक ग्रुप होता है, ये सभी नाउन्स एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे, जूरी मतलब जो कि सज़ा देने वाली होती है, जो कि केस का फैसला करने वाली एक कमेटी होती है ना, एक छोटा सा ग्रुप होता है जूरी। टीम, जूरी में कुछ जजेस बैठे होते हैं, टीम में कुछ खिलाड़ी होते हैं, है ना, ऑडियंस में कुछ लोग होते हैं, फैमिली में कुछ परिवार के लोग होते हैं,
कपल में 2 लोग होते हैं, मियाँ बीवी हो गए, हर्ड के अंदर कुछ जानवर होते हैं। तो ये ग्रुप को बताते हैं सभी के सभी नाउन्स। इन सभी की खासियत ये है कि जब ये एज ए यूनिट काम करें, एज ए यूनिट काम करें, एक साथ मिलजुल के काम करें, तब तो ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। लेकिन जब ये इंडिविजुअल मेंबर्स के काम की बात करें, एक एक मेंबर अलग अलग काम कर रहा हो, तब आप प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इनको देंगे। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, द टीम हैव या हैज़ लेफ्ट फॉर इट्स या देयर होम्स आफ्टर द मैच। टीम जो है घर के लिए निकल चुकी है अपने घर के लिए मैच के बाद। अब मुझे बताओ, टीम में 11 मेंबर है, मान लो क्रिकेट टीम है, 12 मेंबर है, 13 मेंबर है, क्या 12-13 मेंबर्स एक ही घर के होंगे? क्या हो भी सकता है, हो भी, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कोई टीम है तो भाई अलग अलग खिलाड़ी होंगे, है ना, अपने अपने घर जाएंगे, और जो घर जाने का एक्शन है वो हर खिलाड़ी अलग अलग करेगा। टीम सारी एक साथ एक घर में अकेले एक साथ नहीं जाएगी, समझ रहे हो? टीम के अलग अलग मेंबर्स हैं, इंडिविजुअली इस काम को करेंगे। जब इंडिविजुअली मेंबर्स अपने अपने घर जा रहे हैं तो टीम यहाँ पे अब एक कलेक्टिव नाउन नहीं बचा, है ना, अब ये एक इंडिविजुअल नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे टीम हैज़ नहीं, टीम हैज़ नहीं, टीम हैव लेफ्ट। और इट्स होम नहीं, टीम का होम नहीं, अकेला होम नहीं, देयर होम्स। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको पता करना होगा कौन सा प्रोनाउन और कौन सा वर्ब कलेक्टिव नाउन्स को देना है। अब यहाँ देखो, टीम हैज या हैव वन द मैच, टीम ने मैच जीत लिया है। अब मुझे बताओ, टीम में 11 मेंबर्स है, ऐसा हो सकता है कि 5 ने तो जीत लिया और 6 हार गए? टीम जीतेगी तो एक साथ जीतेगी, हारेगी तो एक साथ हारेगी। जो एक्शन है वो कलेक्टिवली हो रहा है, यहाँ पे हैज़ वन द मैच ना कि हैव। द टीम हैज़ वन द मैच। द कमिटी वॉज या वर्ड डिसएग्री ऑन द इशू। कमेटी वाले इशू पे डिसएग्री थे। कमेटी जो थी ना, कमेटी, मान लो उसमें 5 मेंबर्स हैं, अगर वो 5 मेंबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है ना, एक कुछ और कह रहा है, तो वो डिसएग्री हो रहे हैं। तो जो डिसएग्री होने का काम है, कमेटी वाले एक साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स आपस में डिसएग्री हैं। समझ में आ गया? कलेक्टिवली ये काम नहीं हो रहा, अलग अलग मेंबर्स कर रहे हैं, तो वर्ड डिसएग्री ऑन द इशू। और चौथा देखो, द कमेटी हैज़ या हैव गिवन अ फ्यू रिकमेंडेशन। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन को दिया है। जब भी कोई कमेटी रिपोर्ट छापती है, रिकमेंडेशंस को देती है, वो पूरी कमेटी के रिकमेंडेशन होती हैं। ऐसा नहीं है हमारी कमेटी में राम कुमार ने ये बताया है और श्याम कुमार कह रहा है कि राम कुमार ने जो बताया वो गलत है। साथ में जो सारा कंक्लूजन निकाल करके लास्ट में वो एक कम्युनिके यानी कि फाइनल स्टेटमेंट या रिपोर्ट को रखते हैं, उसमें रिकमेंडेशन होती है, वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, पूरी कमेटी की होती है। तो कहने का मतलब क्या है, कमेटी हैज़ गिवन ना कि हैव गिवन। तो समझ में आ गया कनेक्शन आपको? ये आ जाओ, इसी को यहाँ लगाएंगे। फ्राइडे का डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। डिसीजन सबका इंडिविजुअल होगा या पूरी कमेटी का होगा? सर पूरी कमेटी का होगा। कमेटी एक साथ मिलकर के डिसीजन देगी। तो कमेटी जो है मेंटेन करेगी देयर पोजीशन को, नहीं इट्स पोजीशन को। आ गया समझ में? कमेटी के मेंबर्स की अलग अलग पोजीशन नहीं है, एक ही पोजीशन है पूरी कमेटी की, इट्स पोजीशन। अब आ जाओ चौथी एरर, ये एज लॉन्ग एज नेसेसिटी। आपको इस स्ट्रक्चर को पकड़ना है। स्ट्रक्चर बड़ी आसान है, एज प्लस में एडजेक्टिव प्लस में एज प्लस में एडजेक्टिव, ठीक है? एज प्लस में एज, बीच में एडजेक्टिव और इधर भी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब ये किसी और दिन की डिस्कशन है कि क्या एडजेक्टिव लगाएं या एडवर्ब लगाएं, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में एडजेक्टिव आया है तो यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ एडवर्ब आया तो यहाँ भी एडवर्ब। अब मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ एज लॉन्ग, लॉन्ग होता है एक एडजेक्टिव, हालांकि एडवर्ब भी है ना, और नेसेसिटी होता है एक नाउन। आप डिक्शनरी खोलो, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। इसके आगे मेरा लगाओगे तो मेरी नेसेसिटी, तेरा लगाओगे तो तेरी नेसेसिटी, मेरी ज़रूरत, तेरी ज़रूरत, समझ गए ना, एक नाउन है। तो अगर एडजेक्टिव लगाया है तो नेसेसिटी का भी एडजेक्टिव फॉर्म लगाओ, एज लॉन्ग एज नेसेसिटी, नहीं नेसेसरी, ठीक है? एज लॉन्ग एज नेसेसरी, ऐसे आपको इसको बनाना था। अब फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये एज लॉन्ग एज नेसेसरी एक क्या बोलते हैं इसको? सिमिली। चलो टेक्निकल अंदर नहीं जाते हैं। सिमिली का मतलब होता है कि ये किसी कंपैरिजन को दिखाती है आपको, जितना ज़रूरी हो, जब तक ज़रूरी हो तब तक, है ना। ये एक टाइम पीरियड को बता रही है। मान लो यहाँ लिखा होता फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स एक टाइम पीरियड होता। मान लो लिखा होता फॉर नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक एक टाइम पीरियड होता। एज लॉन्ग एज नेसेसिटी या नेसेसरी हमने इसको कर दिया है, ये भी एक टाइम पीरियड को बता रहा है। तो ये जो
सिमिली है ना, ये काम कर रही है किसका, एक टाइम पीरियड का, एक नाउन फ्रेज का और फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई है। आ गया समझ में? अगर नहीं भेजे में घुस रहा हो ये फोर वाला तो ज़्यादा अंदर मत घुसना। मेन जो चीज़ थी एरर पकड़ने की वो आपने पकड़ ली है। एज इसमें यहाँ पे पहला वाला एज एक एडवर्ब होता है, दूसरा एक कंजक्शन होता है, बीच में एडजेक्टिव आया तो यहाँ भी एडजेक्टिव, बीच में एडवर्ब आया तो यहाँ भी एडवर्ब। चलिए 4 एरर्स ही आपने पकड़ लिए हैं। अब आ जाओ अपने आज के लास्ट के क्वेश्चन पे, जो मैं आपको एज ए क्विज दे देता हूँ। इसको आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से चलना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी नेक्स्ट सैटरडे को, यहीं से इसी सेंटेंस से क्लास को शुरू करूँगा। आपके सामने है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका पिन्ड कमेंट में आंसर भी मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में इसी सेंटेंस से शुरू करेंगे क्लास। सबको ब्रेक करना है इसको। अपना आंसर जरूर बताना कितनी एरर्स इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरी टीम बैठी है ना। कोई भी कोर्स रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो। अंटिल देन साइनिंग आउट।